Let's move towards external source of finance. If we talk about external source of finance, तो ये क्या है basically? A source of finance in which business generate finances from outside the business. यानी कि हम existing resources को utilize नहीं कर रहे, हम उन resources को utilize कर रहे हैं जो outside the business exist कर रही होती हैं ताकि हम अपनी फाइनेंशियल नीड को फुलफिल कर सकें. बट दीज एक्सटर्नल सोर्सेज आर यूज बाय द इंटरनल स्टेक होल्डर्स ऑफ बिजनेस, जो इंटरनली एग्जिस्ट करें स्टेक होल्डर्स लाइक ओनर, मैनेजर्स. वो इन सोर्सेज को यूज करते हैं और बिजनेस की फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करते हैं. अब कौन कौन सी टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, हमें उनका डिस्कशन करना है. तो टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं. Short term external source of finance and long term external source of finance. There are two different types of external sources of finance. Let's talk about short term external source of finance. A source of finance in which a business generate finances from outside their business only for a year. हम बिजनेस के बाहर से फाइनेंस जनरेट करें लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक साल के लिए जनरेट करें, नॉट फॉर मोर देन अ ईयर. एक साल के अंदर हमें उस अमाउंट को रीपे करना होता है. एक साल में उस अमाउंट को हम रिटर्न करेंगे जहां से भी हमने फाइनेंसेस को जनरेट करा है, जिस ऑप्शन से भी हमने फाइनेंसेस को जनरेट करा है, वहां पे उस अमाउंट का हमें रीपे करना होगा, बट विद इन ईयर, एक साल के अंदर. तो अभी कौन कौन से सोर्सेज हैं जो एक साल में हमें पे बैक करने हैं. नंबर वन इज ट्रेड क्रेडिट. ट्रेड क्रेडिट में है क्या? अ सोर्स ऑफ फाइनेंस इन विच बिजनेस परचेज मटेरियल ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड. पैसों की जरूरत है, क्यों पैसे चाहिए? सिर्फ इन्वेंट्री को परचेज करने की. तो बिजनेस ने क्या करा? बिजनेस ने इन्वेंट्री ही क्रेडिट पे परचेज कर ली फ्रॉम सप्लायर. जो भी सप्लायर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, हमने क्या करा? उनको कांटेक्ट करा, उनको इन्वेंट्री का ऑर्डर बोला और उनको बोला हम इसके अगेंस्ट पेमेंट आपको इन फ्यूचर करेंगे. टाइम बताएंगे ऑब्वियसली, 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज, 45 डेज, ये हम खुद इन्फॉर्म करेंगे. बट वहां पे क्या होगा? हमें क्रेडिट पे इन्वेंट्री मिल जाएगी. ये एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल. अब जब हम क्रेडिट पे इन्वेंट्री परचेज करेंगे तो क्या पॉसिबल बेनिफिट्स आ सकते हैं? नंबर वन, business can reduce the chances of having interrupted operations. इंटरप्टेड ऑपरेशंस के चांसेस कम कर लेंगे. कैसे कम होंगे? बिकॉज हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल होगी. उस इन्वेंट्री से हम क्या कर लेंगे? स्टॉक्स को परचेज कर लेंगे जब भी हमें नीड होगी. मींस हमारे पास हमेशा स्टॉक की अवेलेबिलिटी होने की वजह से ऑपरेशंस में इंटरप्शन आने के चांसेस कम हो जाएंगे, एलिमिनेट नहीं होंगे. डिफरेंट रीजंस की वजह से इंटरप्शन आती है, ट्रेड यूनियन का मसला आ गया, कोई भी इशू आ गया, तो हम अभी सिर्फ बोले इन्वेंट्री की वजह से जो इंटरप्शन के चांसेस है वो हम ओवरकम कर रहे हैं. तो नंबर वन, बिजनेस कैन रिड्यूस चांसेस ऑफ हैविंग इंटरप्टेड ऑपरेशन. नंबर टू, बिजनेस कैन मैनेज इट्स कैश फ्लोज मोर इफेक्टिवली. कैश फ्लोज को और अच्छे से मैनेज कर लिया. बट कैसे? इंस्टेड ऑफ परचेजिंग इन्वेंट्री ऑन कैश, हमने क्रेडिट पे परचेज करी और उस कैश को डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर यूटिलाइज कर लिया. मींस हमने डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को ऑप्ट कर लिया, अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कम कर लिया. तो कैश फ्लो अच्छे से मैनेज हो रहा है. प्लस अगर हम कैश पेमेंट्स करके इन्वेंट्री परचेज नहीं करें तो कैश की अवेलेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हम कैश इनफ्लोज को मैक्सिमम टाइम तक होल्ड कर सकते हैं कंपैरेटिवली टू कैश आउटफ्लोज ऑफ अ बिजनेस. तो यहाँ पे ये भी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है. तो बिजनेस अपने कैश फ्लोज को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं थ्रू दिस सोर्स, थ्रू दिस ऑप्शन. ड्रॉबैक्स क्या? सप्लायर में अवॉइड टू ऑफर डिस्काउंट्स ऑन क्रेडिट परचेज. जो भी हम क्रेडिट पे सामान परचेज करें उस पर डिस्काउंट ऑफर नहीं करेंगे सप्लायर. पॉसिबिलिटी है, बिकॉज वो हमें एक तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं जहाँ पे वो हमारी इन्वेंट्री के अगेंस्ट हमसे इमीडिएट कैश कलेक्ट नहीं कर रहा. तो इमीडिएट कैश कलेक्ट ना करने की वजह से क्या होगा? वो हमें डिस्काउंट्स ऑफर नहीं करेगा. तो यहाँ पे फैसिलिटेट किस तरह करा उसने? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स के थ्रू फैसिलिटेट कर रहा था हमें. ठीक है. नेक्स्ट, नंबर टू, सप्लायर में अवॉइड टू सेल इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट. सप्लायर हो सकता है हमें क्रेडिट पे इन्वेंट्री सेल आउट ना करे. यहाँ पे ये भी हमारे पास ड्रॉबैक आ सकता है. क्यों? क्योंकि हर सप्लायर अवॉइड करता है क्रेडिट सेल्स इन ऑर्डर टू मैनेज इट्स कैश फ्लोज मोर इफेक्टिवली. मींस वो क्या करेगा? अपनी दुकान पे या अपनी शॉप पे लिख के लगा देगा उधार बंद है. तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा? ये फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होगी, प्रॉब्लम फॉर बिजनेस क्रिएट होगी. तो ये पॉसिबल बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स आ सकते हैं व्हेन अ बिजनेस यूजेस ट्रेड क्रेडिट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस. आफ्टर ट्रेड क्रेडिट, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या अवेलेबल है? बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें, क्या है हमारे पास?
A source of finance in which business withdraw excessive amount of finance from bank than their available balance. जो भी पैसे बैंक में अवेलेबल हम उससे ज्यादा अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बैंक बैलेंस हमारे पास 10,000 का अवेलेबल है. 10,000 रुपीज हमारे बैंक में अवेलेबल, हमने क्या करा, मोर देन 10,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए फ्रॉम बैंक. ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ये बैंक ऑफर करता है. बट ऑब्वियसली जो एक्सेसिव अमाउंट हम विड्रॉ कर रहे हैं वो एज अ फॉर्म ऑफ लोन होगा जिसको हमें रीपे करना होगा, एज वेल एज हमें उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. कर तो अब देखें, ये कॉमनली अवेलेबल है सोर्स या नहीं? बिल्कुल है अवेलेबल कॉमनली. बैंक ये बिजनेस को ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि भाई आप, जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी को पेमेंट करनी, हमने बैंक मैनेजर को कांटेक्ट करा, उसको बोला भाई एक काम करें, ये चेक हम भिजवा दें, इसको क्लियर कर दें, और बाय द एंड ऑफ दिस वीक वी विल पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट टू द बैंक. बैंक मैनेजर उसको एग्री कर लेगा, डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस परफॉर्म करेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाएगा, और बैंक उस चेक को क्लियर कर देगा, जो इन फ्यूचर क्लाइंट पे बैक कर देगा हमें, बिजनेस यानी कि. अब जो भी अमाउंट एक हफ्ते के बाद बिजनेस रिटर्न कर रहा होगा, वहां पे वो एक्चुअल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी पे करेगा, और इंटरेस्ट काफी ज्यादा हाई होता है ऑन, बिकॉज क्योंकि वो कंपाउंड रेट पे अप्लाई हो रहा होता है. तो देखें क्या बोल रहा है. फाइनेंस विल बी अवेलेबल ऑन इमीडिएट बेसिस, फॉरन फॉरन अवेलेबल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फाइनेंसेस को अरेंज करने में. नंबर टू, देयर विल बी नो नीड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट द बोरिंग फाइनेंसेस. हमें जो पैसे बोरो कर रहे हैं ना, उसके अगेंस्ट हमें कोई ऐसा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है. यानी कि कोई गारंटीज हमारे पास नहीं सबमिट होंगे, ना ही हमें कोई कोलैटरल यानी नॉन करंट एसेट हमें सबमिट करना पड़ेगा, और फंड्स भी हम अरेंज कर सकते हैं. तो ये ऑप्शन आ गया, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे, और प्लस पैसे इमीडिएट बेसिस पे अवेलेबल हो सकते हैं इन अ बिजनेस. बट इसके ड्रॉबैक्स क्या है? नंबर वन, हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द बोरोड अमाउंट, इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, प्लस कैन नॉट जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस. एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंस जनरेट नहीं होता, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनेंस ही ऑफर करता है बैंक आपको. यानी कि आप मिलियंस और बिलियंस के अमाउंट इसके थ्रू जनरेट कर लें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके पास. नेक्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट टर्म बैंक लोन. अभी फिर से हम बैंक को कांटेक्ट कर रहे हैं, और क्या करें, दिस टाइम वी आर बोरिंग फाइनेंसेस फ्रॉम बैंक फॉर पीरियड ऑफ लेस देन अ ईयर. एक साल से कम टाइम पीरियड के लिए हम लोग अमाउंट को बोरो कर रहे हैं. बट इन दिस सोर्स देयर विल बी अ फिक्स टाइम फॉर रीपेमेंट. एक फिक्स टाइम पीरियड होगा, जैसे साल का या 6 महीने का या 8 महीने का. ये एट द टाइम ऑफ बोरिंग बिजनेस कम्युनिकेट करेगा टू द बैंक, और बैंक और बिजनेस उन दोनों एग्री करेंगे उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर. ना ही बैंक उससे पहले डिमांड करेगा, ना ही बिजनेस उससे बाद रिटर्न करेगा. एट दैट सेम डेट बिजनेस को रिटर्न करनी पड़ेगी वही अमाउंट. तो अब इसमें क्या होगा, बैंक एक डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस परफॉर्म करेगा, एज वेल एज हमसे सिक्योरिटी की भी डिमांड करेगा, जहां पे बिजनेस के बिहाफ पे गारंटीर्स यानी कि इंडिविजुअल हु विल प्रोवाइड गारंटी टू द बैंक that if the business fails to repay the borrowed amount in future, then those individuals will be responsible to pay to return that particular amount to the bank. तो वहाँ गारंटीर्स हमें चाहिए होते हैं, यानी कि एज अ सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी गारंटीर्स के फाइनेंसेस को बोरो करते हुए. तो इसमें हो क्या रहा है, बेनिफिट, बिजनेस लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस जनरेट कर लेता है, इसमें कोई फाइनेंशियल लिमिट नहीं होती. बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन देखी अच्छी है तो बैंक लोन प्रोवाइड कर देगा, लार्ज फाइनेंशियल अमाउंट का लोन दे देता है. फिक्स टाइम फॉर रीपेमेंट, एक फिक्स टाइम रीपेमेंट के लिए अवेलेबल होता है. तो बैंक जब फिक्स टाइम प्रोवाइड करता है तो बिजनेस अपने पास अपने कैश फ्लोज को उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेता है. यानी कि पहले से ही फंड्स की अरेंजमेंट कर लेता है, और उसको पता है किस टाइम पे हमें रीपे करना है. उस टाइम पे अपने रिसीवेबल से अमाउंट को कलेक्ट करता है, अपने पास से डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू अमाउंट को रीपे इजिली कर देता है. लो इंटरेस्ट रेट विल बी चार्ज कंपैरेटिवली टू, लो इंटरेस्ट रेट तो चार्ज होगा, लेकिन किसके कंपैरेटिवली हम लोग बात कर रहे हैं, टू लॉन्ग टर्म लोन और टू द बैंक ओवरड्राफ्ट और लॉन्ग टर्म लोन के कंपैरेटिवली इंटरेस्ट रेट कम चार्ज होता है इसमें, क्योंकि एक फिक्स इंटरेस्ट रेट अप्लाई होता है, और इट विल बी फॉर लेस देन अ ईयर, मींस आपसे इंटरेस्ट भी बैंक कम टाइम के लिए चार्ज कर रहा है ड्यू टू हैविंग लो रिस्क ऑफ रीपेमेंट. तो बैंक ने आपको क्या करा, इंटरेस्ट रेट, कम इंटरेस्ट रेट पे आपको फाइनेंसेस प्रोवाइड करे. ड्रॉबैक, हैव टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट द बोरिंग ऑफ फाइनेंसेस. वही गारंटीर वाली बात है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है. हैव टू रिटर्न द फाइनेंसेस विद इन द फाइनेंशियल ईयर.
सेम फाइनेंशियल ईयर में हमें फाइनेंसेस रिटर्न करने हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म में तो आप कैश फ्लोज को रिजॉल्व मैनेज कर सकते हो, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हो, बट स्टिल विद इन द ईयर हमें पे बैक करनी है, तो आपके पास कैश फ्लोज पे नेगेटिव इम्पैक्ट फिर क्रिएट होगा, क्योंकि जितनी अमाउंट आप बोरो करें उससे ज्यादा अमाउंट आपको रिटर्न करनी है विद द एडिशन ऑफ इंटरेस्ट, तो जिससे आपके पास आपके कैश फ्लोज पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। नेक्स्ट, हैव टू पे इंटरेस्ट टू द बैंक ऑन द बोरोड अमाउंट। इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, मींस बिजनेस एक्सपेंस क्रिएट होगा, यानी कि इनकम स्टेटमेंट्स में जो इंटरेस्ट एक्सपेंस की पेमेंट होती है वो इंक्रीज होगी और हमारे प्रॉफिट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा थ्रू दिस सोर्स। ये हमारे लिए ड्रॉबैक आता है ऑफ शॉर्ट टर्म बैंक लोन। यहाँ पे हमने बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स डिस्कस करे हैं और शॉर्ट टर्म बैंक लोन को भी कंप्लीट कर। लेट्स स्टार्ट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, और कौन से? लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ही है जिसको बिजनेस पे बैक तो करता है बट इन द पीरियड ऑफ मोर देन ईयर, एक साल से ज्यादा के टाइम पीरियड में, यानी कि आज जो पैसे बोरो करूंगा इसको मैं मल्टीपल ईयर्स में पे बैक करूंगा। मल्टीपल ईयर्स में पे बैक करने का मतलब क्या है? बिजनेस के ऊपर कोई मेजर फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट नहीं होता। तो अब इसमें कौन कौन सी हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है, अब हमें ये डिस्कस करनी है। स्टार्ट करते हैं विद लॉन्ग टर्म बैंक लोन। इफ वी टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म बैंक लोन, तो इसमें होता क्या है? बिजनेस बैंक से ही पैसे बोरो करता है बट उसको रीपे करता है इन मल्टीपल ईयर्स, in 2 years, in 3 years, in 5 or 10 years. It depends on the bank policies. It depends on the time period the business have acquired the finances. तो क्या है हमारे पास? A source of finance in which business borrow finances from bank, फिर से बैंक का दरवाजा हमने नॉक किया, फॉर मोर देन ए ईयर, और हमने क्या करें? पैसे बोरो करें, और कितने टाइम के लिए? हमने एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए पैसे बोरो करें। It means that the business can easily pay off the borrowed amount in multiple years. Multiple years में हम पे बैक कर सकते हैं आसानी से without creating a major financial burden on the business. बेनिफिट क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस जनरेट हो सकती है, यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं होती। सेम वही पॉइंट आएगा कि बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं और हम लार्ज फाइनेंशियल अमाउंट इजीली जनरेट कर सकते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए। नंबर टू, बिजनेस कैन इजीली इंप्रूव इट्स कैश फ्लोज। जो भी बिजनेस के कैश फ्लोज है हम उसको बेटर वे में इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आज जो मैं पैसे बोरो करूंगा, मींस आज जो बिजनेस में कैश इनफ्लो होगा वो मल्टीपल ईयर्स में जाके कैश आउटफ्लो हो रहा होगा, जिसकी वजह से इनफ्लोज विल बी हायर एंड आउटफ्लोज विल बी ऑन लोअर साइड। तो बिजनेस की फाइनेंशियल कैश पोजीशन हम बेहतर कर लेते हैं, कैश को इंप्रूव कर लेते हैं बिजनेस के अंदर। तो ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड कंसीडर किया जाता है व्हेनेवर अ बिजनेस प्लान्स टू इंप्रूव इट्स कैश फ्लोज, तो हम ये ऑप्शन सबसे पहले सजेस्ट कर सकते हैं। ड्रॉबैक्स, हाई इंटरेस्ट रेट विल बी चार्ज। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे बैंक ज्यादा लैंडिंग टाइम प्रोवाइड करे, तो वहां पे हायर प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए बैंक विल चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द बिजनेस। नंबर टू, बैंक विल डिमांड फॉर द सिक्योरिटी अगेंस्ट द बोरिंग ऑफ फाइनेंसेस। मींस यहाँ पे वही सेम चीज, बिजनेस को गारंटीज प्रोवाइड करने पड़ेंगे, यानी कि मिस्टर अमजद को और मिस्टर अली को गारंटी देनी पड़ेगी बैंक को ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस, कि भाई हाँ बैंक, हम पैसे दे देंगे अगर बिजनेस पे बैक नहीं कर सका इन फ्यूचर, वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो ये एक हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि हर कोई इजीली गारंटी प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि बैंक इसमें आपका ब्लड रिलेशन डिमांड नहीं करता। ये नहीं बोल सकते कि आपके भाई या आपके अब्बू या आपके कोई भी ब्लड रिलेशन गारंटी प्रोवाइड कर दे। अदर इंडिविजुअल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं जो ब्लड रिलेशन के अलावा हो, तो वो बिजनेस के लिए जनरेट करना एक समटाइम्स डिफिकल्ट टास्क कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है हायर परचेज, a source of finance in which business purchase non-current assets from bank on credit। नॉन करंट एसेट हमने परचेज करा बैंक से और क्रेडिट पे परचेज करा बाय पेइंग पार्शियल अमाउंट, यानी 100% अमाउंट अभी हम पे नहीं करें, एक छोटी अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ डाउन पेमेंट हम दे रहे हैं एट द टाइम ऑफ परचेज एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज पेड बाय द बिजनेस इन फ्यूचर। अभी छोटी अमाउंट ही नॉन करंट एसेट परचेज कर लिया और बाकी अमाउंट हमने फ्यूचर में पे करी, यानी कि इंस्टॉलमेंट पे, और हमारी देसी लैंग्वेज के अंदर किस्तों पे हमने परचेज कर लिया कोई भी नॉन करंट एसेट। जैसे आप अक्सर देखते हो कार परचेज करते हैं या घर परचेज करते हैं इंडिविजुअल्स, तो वो ये सेम सोर्स है, हायर परचेज ही है। डाउन पेमेंट करिए स्मॉल अमाउंट ही और बाकी अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में हम पे करें मंथली बेसिस पे टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इससे क्या होगा? बिजनेस को एक साथ लार्ज फाइनेंशियल अमाउंट पे करने की जरूरत भी नहीं है, इवन अरेंज करने की भी जरूरत नहीं होती, और बिजनेस
इजीली नॉन करंट एसेट अपने लिए अवेलेबल कर सकता है। तो बेनिफिट क्या आएंगे? बिजनेस कैन इजीली परचेज नॉन करंट एसेट बाय पेइंग स्मॉल फाइनेंशियल अमाउंट, छोटी अमाउंट पे करिए नॉन करंट एसेट परचेज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी रिड्यूस कर लेगा, बिकॉज हम 100% अमाउंट पे नहीं करें तो वो उस अमाउंट को अगर कैश अवेलेबल है तो हम डिफरेंट सोर्सेज में यूटिलाइज कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग अ सिंगल कार, मैंने 4 डिफरेंट कार्स परचेज कर ली बाय पेइंग डाउन पेमेंट फॉर ईच ऑफ द कार। तो इससे क्या होगा? इससे बिजनेस अपने पास नॉन करंट एसेट ज्यादा अवेलेबल कर सकता है। ड्रॉबैक्स क्या होंगे? Purchasing of non-current asset will be expensive because financial institution will charge additional amount on the finance, uh, additional amount of finance on it, यानी कि इंटरेस्ट चार्ज करेगा आसान लफ्जों में। वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ी इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड करेगा या परचेज करके देगा, वहां पे अपना प्रॉफिट भी तो अर्न करेगा। तो वो प्रॉफिट जो होगा वो इंटरेस्ट के फॉर्म में बिजनेस को चार्ज कर रहा होगा, एडिशनल फाइनेंस चार्ज करेगा। मीन्स 10 लाख वाली गाड़ी अब वो आपको 12 या 13 या 14 या 15 लाख के अंदर सेल आउट करेगा। मीन्स एडिशनल अमाउंट जो हम पे करें दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट टू दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट, ownership of non-current asset will remain under the financial institution until the amount is paid। जब तक हम 100% अमाउंट पे नहीं करते तब तक उस नॉन करंट एसेट की मलकियत, ओनरशिप किसके पास रहेगी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास रहेगी। ये हमारे पास ड्रॉबैक आएगा इसका। यानी कि अगर इन फ्यूचर बिजनेस उस नॉन करंट एसेट को पे करना चाहता है, सेल आउट करना चाहता है फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए, तो वो ऑप्शन बिजनेस के पास अवेलेबल नहीं होगा। वो ऑप्शन हम यूज ही नहीं कर सकते इस ऑप्शन, इस सोर्स के अंदर। तो ये हमारे पास ड्रॉबैक है। नेक्स्ट सोर्स पे मूव करते हैं, विच इज मॉर्गेज, अ सोर्स ऑफ फाइनेंस इन विच बिजनेस बोरो फाइनेंसेस फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हम उनसे पैसे बोरो कर रहे हैं, अब रुपीस के फॉर्म में या डॉलर के फॉर्म में हम पैसे कलेक्ट कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग नॉन करंट एसेट एज अ कोलैटरल, यानी सिक्योरिटी। क्या करा हमने? ओनरशिप ऑफ नॉन करंट एसेट ट्रांसफर कर दी, यानी कि पैसों की जरूरत पड़ी तो हमने फैक्ट्री के पेपर्स हैंड ओवर कर दिए बैंक को और उनसे पैसे जनरेट कर लिए। या हमने अपने पास जो ऑफिस की मोटर व्हीकल है या मशीनरी है, हमने उसके पेपर्स ओनरशिप के हैंड ओवर कर दिए बैंक को और बैंक ने हमें पैसे प्रोवाइड कर दिए। दैट इज मॉर्गेज कोलैटरल। अब इसके अंदर होता क्या है, जब तक आपके पास नॉन करंट एसेट नहीं होगा हायर वैल्यू का बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। यानी कि बैंक पहले क्या करता है, जब भी नॉन करंट एसेट आप हैंड ओवर करने जाते हो तो वहां पे उस नॉन करंट एसेट को इवैल्यूएट करेगा प्रॉपर्ली, उसकी इवैल्यूएशन करेगा कि उसकी करंट मार्केट प्राइस क्या है। इन फ्यूचर जितने टाइम के लिए बैंक से पैसे बोरो किए जा रहे हैं उस टाइम तक उस नॉन करंट एसेट की एक्चुअल वर्थ क्या रह जाएगी, डेप्रिसिएशन कितना अप्लाई होगा, तो वो सारी कैलकुलेशन करने के बाद फिर बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है, जो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कंसिडर किया जा रहा था। तो इसमें आपके पास टाइम ज्यादा यूटिलाइज होता है जब हम पैसे बोरो कर रहे होते हैं, प्लस हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। इसी तरह नॉन करंट एसेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। मींस इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड नॉन करंट एसेट्स टू द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट द फाइनेंसेस। अगर गाड़ी अवेलेबल नहीं है आपके पास, आपकी ओनरशिप है, तो आप पैसे बोरो नहीं कर सकते, ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है आपके पास। मींस स्मॉल बिजनेस के लिए ये सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं होता सूटेबल। बेनिफिट क्या है? नॉन करंट एसेट की वैल्यू के अगेंस्ट आप लार्ज फाइनेंशियल अमाउंट जनरेट कर सकते हो। मींस बिजनेस के अंदर बिलियंस की मशीनरी है या मिलियंस की मशीनरी है, जो फैक्ट्री हमारे पास बिलियन की कॉस्ट कर रही है, तो हम उसके अगेंस्ट अच्छी खासी फाइनेंशियल अमाउंट जनरेट कर सकते हैं, जिससे बिजनेस अपनी फाइनेंशियल नीड को इजीली सक्सेसफुली फुलफिल कर सकता है। नंबर टू, बिजनेस कैन इजीली बोरो फाइनेंसेस इवन इफ इट इज हैविंग हायर अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज। अगर बिजनेस के पास लाइबिलिटीज ज्यादा है, उधार पहले से ज्यादा है, तब भी हम इस सोर्स के थ्रू फाइनेंसेस जनरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे अब हम नॉन करंट एसेट एज सिक्योरिटी प्रोवाइड करें तो बैंक का रिस्क ऑफ फेलियर होगा ही नहीं। अगर बिजनेस फ्यूचर में पे बैक नहीं भी कर पाता तो बैंक क्या करेगा, उस नॉन करंट एसेट को सेल आउट करके फाइनेंसेस जनरेट कर लेता है। तो यहाँ पे इस सोर्स के थ्रू बैंक से पैसे जनरेट करना हमारे लिए कंसिडर इजी किया जाता है। लाइबिलिटीज होने के बावजूद भी हमें फंड्स इजीली मिल सकते हैं। यहाँ मॉर्गेज हमारे पास कंप्लीट हुआ। आफ्टर मॉर्गेज नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है इशूइंग इशुएंस ऑफ शेयर्स, यानी कि पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बेनिफिट की बात करें कि अब वो क्या कर सकते हैं,
वो पैसे जनरेट करने के लिए मार्केट के अंदर अपनी ओनरशिप को या शेयर्स को इशू कर सकते हैं। इन दिस सोर्स ऑफ फाइनेंस बिजनेस इशू शेयर्स टू द पब्लिक इन ऑर्डर टू जनरेट फाइनेंसेस। और जब शेयर्स इशू करेंगे क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस हम जनरेट कर लेंगे, जितनी क्वांटिटी शेयर्स इशू करेंगे फंड्स आते रहेंगे। लाइबिलिटीज पे भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा, मींस बिजनेस की लाइबिलिटीज इंक्रीज नहीं होंगी इस सोर्स के थ्रू, जितना उधार है वही हमारे पास मेंटेन रहेगा, या हम पैसे जनरेट करके उस उधार को उस लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं। हाउएवर देयर आर हाई चांसेस द बिजनेस कैन लॉस कंट्रोल। कैसे भाई? अब जब ओनरशिप रिड्यूस होगी तो हमारा कंट्रोल ऑन द बिजनेस कम होगा, जिसकी वजह से इन फ्यूचर डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। हैव टू पे डिविडेंड्स, हमें डिविडेंड्स पे करने पड़ेंगे शेयर होल्डर्स को, यानी कि आपको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स के साथ। तो ये भी हमारे पास इसमें ड्रॉबैक कंसीडर किया जा रहा है। लाइबिलिटी नहीं हुई, इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, बट हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग पे तो मूव कर गए, जो आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है।